बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं तो डीएलएड सेकेंड ईयर विद्यालय संस्कृति शिक्षा एवं प्रबंधन एवं शिक्षण का यूनिट सेकेंड शिक्षा संचालन व्यवस्था। डीएलएड सेकेंड ईयर विद्यालय संस्कृति का यूनिट सेकेंड शिक्षा संचालन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 1, NUEPA और NCERT का पूरा नाम लिखिए। इसका NUEPA और NCERT का पूरा नाम लिखिए। इसका उत्तर है NUEPA यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। ये तो NIEPA का था, लेकिन इसी का ही नाम हमने गवर्नमेंट ने बदल के चेंज कर दिया है। वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो NUEPA का क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी का ही दूसरा नाम जो डाला गया है वो है NUEPA के नाम से हम जानते हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। उसके बाद है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है? NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एक और है इसमें SIERT, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या नाम है? SIERT, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके आगे है एक DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 2, NCFTE 2009 को समझाइए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन। इस फ्रेमवर्क में विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, सतत एवं उचित विकास, लिंग विषमता हेतु लिंग आधारित शिक्षा, भाषाई दक्षता, संप्रेषण कौशल विकास हेतु सूचना संप्रेषण तकनीकी विकास, विद्यालय शिक्षा के बहुमाध्यम प्रयोग, ई-लर्निंग, कंप्यूटर आधारित शिक्षण, शारीरिक स्वास्थ्य एवं योग शिक्षा इत्यादि से संबंधित विषयों को फ्रेमवर्क में स्थान दिया गया है। कौन कौन से विषय लिए गए हैं? एक तो इसमें सतत और उचित विकास, लिंग विषमता है तो लिंग आधारित शिक्षा यानी कि बालक और बालिका के आधार पर शिक्षा, भाषाई दक्षता यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, संप्रेषण कौशल विकास हेतु सूचना तकनीकी, एक दूसरे से संप्रेषण करने के विकास हेतु कौन सी तकनीकी इस्तेमाल की गई है? सूचना और तकनीकी विकास किया गया है। विद्यालय शिक्षा के बहुमाध्यम प्रयोग, विद्यालय शिक्षा में जैसे ICT वगैरह का प्रयोग हम करते हैं, आजकल कंप्यूटर अनिवार्य कर दिया गया है। तो ई-लर्निंग, कंप्यूटर आधारित शिक्षण, शारीरिक और स्वास्थ्य वो PT करना, फिजिकल टीचर रखना और बच्चों को योगा का अभ्यास कराना, योग शिक्षा इत्यादि से संबंधित विषयों को फ्रेमवर्क में स्थान दिया गया है। NCFTE 2009 में मुख्य रूप से शिक्षा का आधार शिक्षा शास्त्र एवं पाठ्यक्रम एवं स्कूल इंटर्नशिप रखे गए हैं। जो पहले ये सब कुछ बाद में होता था, आजकल NCFTE के अनुसार मुख्य रूप से शिक्षा का आधार शिक्षा शास्त्र एवं पाठ्यक्रम एवं स्कूल इंटर्नशिप रखे गए हैं। शिक्षा शास्त्र एवं पाठ्यक्रम के आधार पर क्या रखा गया है कि जो बालक हैं, DLED के हैं बालक हैं, बालिकाएं हैं या अन्य एजुकेशनल ट्रेनिंग के बालक बालिकाएं हैं, वो इंटर्नशिप के दौरान बालकों में प्रैक्टिकल अध्ययन अध्यापन का कार्य सीखते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि शिक्षक बालकों में रटने की प्रवृत्ति कम करे। क्योंकि शिक्षक बालकों में रटने की प्रवृत्ति, बालक क्या होता है कि उनको रटा दिया जाता था, इस तरह से लाइन है, इस तरह से निबंध है, इस तरीके से ऐसे है,
तो बच्चे उसको चीज़ को रट लिया करते थे। जे अनार वाला रट लिया तो अनार वाला रट लिया, ऐसे ही रट लिया। लेकिन उस का कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है या उसको का कौन-कौन से शब्द या अर्थ उसके निकलते हैं, वो बालक को नहीं वो याद होते हैं। तो रटने की ओर ध्यान ज़्यादा था उसका, तो रटने की प्रवृत्ति को कम करें। दूसरा है पाठ्य पुस्तकों का समालोचनात्मक विश्लेषण। जो बालकों के लिए पाठ्य पुस्तकें चलाई जाती हैं, उनकी कक्षा और उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए चलाई जाती है, उनका समालोचनात्मक विश्लेषण करना बहुत अनिवार्य है। तीसरा है शिक्षक बालकों के प्रति संवेदनशील बने। जो शिक्षक का जो रूडली व्यवहार था बालकों के प्रति, उन्हें कोई चीज़ याद कराने, डराने, धमकाने, मारने मारने की जो प्रथा थी उसको खत्म कर दिया गया है और बालक का के साथ एक दोस्ताना व्यवहार करते हुए शिक्षकों को बालकों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए, जिससे बालक के कोमल मन पे किसी प्रकार का गलत प्रभाव ना पड़े और टीचर और बालक में एक हेल्दी रिलेशन कायम हो। पुस्तकी ज्ञान की अपेक्षा उन्हें वास्तविक जीवन के संदर्भ में जोड़ना। जो पुस्तकी ज्ञान है बालक रट लेते थे, उन चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर पाते थे। तो पुस्तक की ज्ञान के अलावा उनको दूसरी चीज़ें से संबंधित पुस्तक से रिलेशन से इससे संबंधित नई चीज़ों के जो जीवन में हमारे काम आती है, उसमें जोड़ने का प्रयास इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, समुदाय के शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालिए। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है, जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। क्या होता है समुदाय यानी कि कुछ लोगों का समूह होता है, जो एक नियम से रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे की उम, अ, सुख दुख में काम आना, परिस्थितियाँ समझना और कोई दुखी हो तो उसको सुखी करने की कोशिश करना या एक दूसरे को समय देना, इस तरीके से समुदाय काम करता है, जिसमें भी ध्यान रखता है कि गलत क्या है, सही क्या है, ये सब ध्यान रखते हुए कार्य किए जाते हैं। तो समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है। यानी कि एक ग्रुप में हम सारे मिलकर एक हैं, हम और सारे ग्रुप में एक एकता पाई जाती है हर कार्य को लेकर, जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है और इनका एक कॉलोनी या एक क्षेत्र निश्चित होता है। विशेषता है, विशाल समूह होता है, समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, सामुदायिक भावना पाई जाती है, उनके कुछ नियम होते हैं, यदि समूह में रहना है, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल करते हुए रहना है, तो उसके लिए कुछ नियम भी निर्धारित होते हैं, तो वो भी नियम डाले जाते हैं। सदस्यता अनिवार्य होती है, सब उसके सदस्य सदस्य होते हैं, सद्भाव की भावना पाई जाती है और संपूर्ण समुदाय के हित की बात इसमें होती है। कोई भी बात हो तो हमारे समाज में ऐसे इस तरीके से बात होती है, हमारे ये नियम कानून है, हम ये गलत नहीं कर सकते, ये सही होता है, ये सही करना है, इस तरह के सभी की संपूर्ण भावना का ध्यान में रखते हुए इसमें कार्य किया जाता है। समुदाय ट्रस्ट का शैक्षिक महत्व क्या है? विद्यालयों का निर्माण करना, शिक्षा पर नियंत्रण करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना, व्यवसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करना, सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करना, विद्यालयों के लिए धन की व्यवस्था करना। पूरा समूह मिलके क्या करेगा? एक तो विद्यालयों का निर्माण करेगा, समूह मिलके जो ट्रस्ट होता है उसके कुछ समूह बनाए जाते हैं, तो क्या करते हैं सारा ट्रस्ट मिलके बच्चों के लिए विद्यालयों का निर्माण कर सकता है। उनकी शिक्षा पे किस तरीके से शिक्षा हो रही है उस पे नियंत्रण किया जा सकता है। पाठ्यक्रम में कौन-कौन सी चीज़ें निर्धारित की गई है उस पे ध्यान दिया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा जो घर में बुजुर्ग लोग हैं जो किसी कारण से पढ़ाई से वंचित रह गए हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। व्यावसायिक औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है ताकि बेरोज़गारी का सामना नहीं करना पड़े। सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करना, क्योंकि समाज में रहकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके अंदर हो कि नहीं हम समूह है और समूह के प्रति हमारे समाज के प्रति क्या दायित्व है उसके प्रति भावनाएँ उत्पन्न की जाती है। विद्यालयों के लिए धन की व्यवस्था सारे समूह के लोग मिलकर विद्यालयों के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से एड होता है, इसके अलावा समूह की तरफ से भी जो धन की व्यवस्था की जाती है। भूमिका, समुदाय प्रस्तुत पाठ्यक्रम की समालोचना करके उसमें आवश्यक सुधार करने के लिए जनमत तैयार करता है, वो अपने विचार शिक्षाविदों तक प्रेषित करता है। कितनी बार क्या होता है कि समुदाय प्रस्तुत पाठ्यक्रम की समालोचना करके उसमें आवश्यक सुधार करने के लिए जनमत तैयार करता है। वो कैसे? कि पूरा समुदाय क्या करता है, जैसे कौन-सा पाठ्यक्रम चल रहा है, बालकों के कौन-कौन से चैप्टर किस तरीके से जोड़े जाने हैं, उनसे क्या बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा,
तो आने वाले वक्त में वो क्या सीखेंगे या उनका दिमाग किस स्तर का बन जाएगा। तो इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए समुदाय इस बात पे ध्यान देता है कि पाठ्यक्रम में ये वाली चीज़ जोड़ी जाए और अब अपने विचारों को लिखकर शिक्षाविदों तक प्रेषित करते हैं ताकि उनका पाठ्यक्रम सुचारू, सही और अच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी नई दिल्ली एक स्वायत्त संगठन है। क्या है ये? एक स्वायत्त ऑटोनॉमस बॉडी है जिसे विद्यालय शिक्षा तथा शैक्षिक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए स्थापित की गई थी। इसका जो रीजन था वो ये था कि स्कूली शिक्षा के लिए बच्चों के लिए की गई थी। स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए। जब भी देखना आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखते हैं तो उसमें जब स्टार्टिंग होता है उसके लिए शिक्षक के लिए एक पेज आता है कि बालकों को किस तरीके से ये चैप्टर के में क्या-क्या समझाना है, किस तरीके से बताना है। तो ये प्रशिक्षण की एक जो प्रक्रिया उसमें अभी तक भी आती है और टीचर उनको फॉलो करते हुए वो चैप्टर उनको पढ़ाता है बच्चों को। है ना? तो इस सब में गुणात्मक सुधार लाने के लिए ये एनसीईआरटी लागू की गई थी। इसका जो कार्य है वो देखते हैं। नंबर 1, शिक्षा से संबंधित सर्वेक्षण, शोध प्रयोग, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देना। शिक्षा से संबंधित क्या होता है? सर्वेक्षण करना, समय-समय पर सर्वे करते रहना कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो कितने बालक सीख रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं, कितने नहीं सीख पा रहे हैं। शोध और प्रयोग करना, शोध शोध करना, समय-समय नए इवेंट करते रहना, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देना और जो नई चीज़ सामने आ रही है उसका प्रशिक्षण समय-समय पर देते रहना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की शिक्षा नीति एवं योजनाओं को बनाने में सहायता करना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय है वो शिक्षा नीतियाँ बनाता है और उसको योजना बनाने में उसकी सहायता करने का काम भी एनसीईआरटी करता है। केंद्रीय इस मंत्रालय का राज्य सरकार विश्वविद्यालय के मध्य निरंतर संबंध बनाए रखना। केंद्रीय केंद्रीय जो मंत्रालय है तो राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के मध्य निरंतर संबंध बनाए रखने का काम भी ये करता है। उन्नतशील शैक्षिक विधियों और नवाचारों का प्रयोग व प्रचार करना। नई जो चीज़ समय नए समय और नई चीज़, नए आविष्कार इसमें जो जुड़ते रहते हैं उनको जोड़ने का और उनको प्रयोग की व्यवस्था करना। पाठ्य पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, शिक्षा संबंधी साहित्य को प्रकाशित करना। पाठ्य पुस्तकों को के प्रति, शोध पत्रिकाओं के प्रति और शिक्षा संबंधी जितने भी साहित्य हैं उनको प्रकाशित करने का काम ये करता है। संपूर्ण देश में क्षेत्रीय संस्थाएँ स्थापित करना। पूरे देश में इसकी क्षेत्रीय संस्थाएँ रीजनल ऑफिस है जो इसका कार्य करते हैं और इसकी समस्या को सुनते हैं और समझकर नई चीज़ अप्लाई करने का प्रयास करते रहते हैं। इसके जो विभाग है वो है पूर्व प्राथमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा विभाग, यानी कि छोटे बच्चों के लिए। दूसरा अनौपचारिक शिक्षा विभाग, जहाँ सीधे हम पेरेंट्स से कि इनसे संपर्क में रहते हैं। सामाजिक विज्ञान मानविकी शिक्षा विभाग, जो सामाजिक विज्ञान और मानविकी ऑफिस है वो बनाए गए हैं। विज्ञान शिक्षा विभाग बनाया गया है जिसमें विज्ञान विज्ञान से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है, बच्चों के जो कोर्स में विज्ञान संबंधी बातें आ रही है उन सब पे समय-समय पर नवाचार किए जाए और बालकों को क्या-क्या सिखाना है इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। अध्यापक शिक्षा विभाग, टीचर्स की जो भी प्रॉब्लम है इसमें सारे अध्यापक समूह मिलकर अपनी-अपनी बात रखें और बालकों के प्रति क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस पे विचार-विमर्श करें। विशेष शिक्षा विभाग, ये विशेष शिक्षा विभाग विकलांग बच्चों के लिए होता है, जो बच्चे कुछ अपनी शारीरिक अपंगता की वजह से कुछ सीख नहीं पाते हैं, तो वो इसमें क्या कैसे सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनको को क्या और अच्छा नया होना चाहिए उनके लिए। नारी अध्ययन विभाग बालिकाओं के लिए है ये। इसमें बालिकाएँ किस तरह से सीखती है, बालिकाएँ महिलाएँ क्या-क्या सीख सकती हैं, उनके लिए क्या-क्या अच्छा है सीखने में, उनके व्यवसाय को लेकर क्या अच्छा है, उनको परिवार को लेकर क्या चीज़ें सही है, उस पे एक विभाग है। पाठ्य पुस्तक विभाग है, इसमें पाठ्य पुस्तक में कौन-कौन से चैप्टर है, कौन-कौन सा प्रकाशन है, पाठ्य पुस्तक में कौन-कौन सी बातें जोड़ी गई है, कौन से चैप्टर जोड़े गए और कौन से हटाए गए, उस पे ध्यान देना देना दिया जाता है। फिर है प्रकाशन विभाग की कहाँ से इसका प्रकाशन कराना है, किस तरह सब जगह इसको पहुँचाना है। सर्वेक्षण विभाग और इन सब को करने के बाद इसका सर्वे किया जाता है कि कितना प्रतिशत ये प्रयोग किया गया है या जो इन विभागों की व्यवस्था की गई है जिनमें किस-किसने कितना प्रतिशत योगदान दिया है और उससे बालकों पर और हमारे देश के भावी नागरिक बच्चे और बालक-बालिकाएँ टीचर्स इन सब पे क्या प्रभाव पड़ा है।
नोट, ये समन्वय स्थापित करता है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, SIET, RIE आदि। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, SIERT के स्वरूप और कार्यप्रणाली को समझाइए। उत्तर है राजस्थान राज्य में विद्यालय शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 11 नवंबर 1978 में उदयपुर में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT की स्थापना की गई। यह शिक्षा निदेशालय प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा के शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। इसका वित्तीय प्रबंधन राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। जैसा कि नाम से ही विदित है, एस से स्टेट, स्टेट यानी कि राज्य की ओर। ओके, तो SIERT के स्वरूप जो राजस्थान राज्य की विद्यालय शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए इसको 11 नवंबर 1978 में उदयपुर में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। SIERT की स्थापना की गई। ये शिक्षा निदेशालय प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा के शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा है उसके शैक्षिक सलाहकार के रूप में ये कार्य करता है। जैसे बालकों के लिए कौन सी उम्र तक की बुक्स चलनी चाहिए, उनको कौन कौन सी एक्टिविटीज करवानी चाहिए, उनके पीरियड जो कालांश होते हैं उनमें कौन कौन से कालांश होने चाहिए, इस तरह की सारी बातें हैं जो पूर्ण शिक्षा से रिलेटेड है। उनके गेम्स पीरियड कितना होना चाहिए, म्यूजिक पीरियड कितना होना चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज करानी चाहिए, किताबी ज्ञान कितना होना चाहिए, प्रैक्टिकल ज्ञान कितना होना चाहिए, सारी बातें उस पर ध्यान दिया जाता है। इसका वित्तीय प्रबंधन राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। इसका जो वित्तीय प्रबंधन है यानी कि आर्थिक धन की व्यवस्था वो राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। इसके जो उद्देश्य हैं वो है प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु प्रस्ताव तैयार करना। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के सार्वजनिकरण में प्रस्ताव तैयार करना। दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान को सहयोग प्रदान करना। SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान को सहयोग प्रदान करता है। राज्य की विद्यालय शिक्षा के गुणात्मक विकास हेतु नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करता है कि राज्य में बच्चों की जो शिक्षा है उसके गुणात्मक विकास कैसे हो, उसके लिए कौन कौन से नियम और कौन कौन से कार्यक्रम इसमें जोड़े जाएं। चौथा पॉइंट है प्रारंभिक स्तर पर MSTC शिक्षा क्रम निर्माण, पाठ्य पुस्तक लेखन, श्रव्य सामग्री का श्रव्य सामग्री का निर्माण करना। तो STC शिक्षा निर्माण, STC शिक्षा क्रम का निर्माण किया जाता है कि STC वाले बालकों में क्या सीखे और किस तरह से वो बच्चों को जब पढ़ाने जाएंगे विद्यालयों में छोटे बच्चों को 1 से 5 तक के, तो उनको क्या सिखाया। तो उनका पाठ्य पुस्तक का लेखन, दृश्य श्रव्य सामग्री का किस तरह से उपयोग करें और किस तरह से निर्माण करें। पांचवा पॉइंट है 8वीं बोर्ड नियमावली तैयार करना, मूल्यांकन पैटर्न आदि तैयार करना। 8वीं बोर्ड की नियमावली जो अभी काफ़ी सुनने में आया था कि स्टेट गवर्नमेंट में 8वीं बोर्ड लागू कर दिया गया है, तो कभी गवर्नमेंट इसको हटा देती है, कभी लागू कर देती है, तो फिर भी और ऐसा ही आरटी का है कि 8वीं बोर्ड की नियमावली तैयार रखें और उनका किस प्रकार से मूल्यांकन और उसका पैटर्न 8वीं बोर्ड का कैसा हो। शिक्षकों व विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रति विकसित करने के लिए सेमिनार, मेला, पत्रवाचन आदि प्रतियोगिताएं आयोजित करना। शिक्षक और विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए बालक प्रैक्टिकली हर एक चीज को समझे और खोजबीन की प्रवृत्ति रखे, इसलिए सेमिनार, मेला, पत्रवाचन आदि कई तरह की या विज्ञान मेला इस तरह के प्रतियोगिताएं आयोजित समय समय पर होती रहे। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों विविध योजनाओं का क्रियान्वयन करना। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार कुछ न कुछ नया करते रहना, क्योंकि बालक पुराने ढर्रे पे नहीं चलते रहे, वो हमेशा समय अनुसार कुछ नया सीखते रहे। अध्यापकों को नवाचारों को से अवगत कराना। कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई चीज सामने आती है तो टीचर्स को भी उसको जागरूक करना और उनको बालकों को सिखाने के लिए बोलना। DIET हेतु वार्षिक पंचांग, अकादमिक कार्यक्रम तैयार करना। जो वार्षिक पंचांग तैयार करना कि कब छुट्टियां होती है, कब शैक्षिक कार्यक्रम कितना होता है, 3 महीने में कितना कोर्स करवाना है, कब एग्जाम है, कब उनका ओरल एग्जाम है, कब रिटर्न एग्जाम है, कब हाफ ईयरली है, कब ईयरली एग्जाम है, और कौन कौन से कार्यक्रम, कौन कौन सी जयंतियां हैं, सब कुछ वार्षिक पंचांग के अंतर्गत तय किया जाता है ताकि उनके कार्यक्रम भी इसमें तय किए जा सके। SIERT की संरचना। विभाग 1। विभाग 1 का नाम है मानविकी एवं समाज अनुभाग। विभाग 2 है विज्ञान एवं गणित अनुभाग। विभाग 3 है मनोवैज्ञानिक आधार एवं व्यावसायिक शिक्षा। विभाग 4 का नाम है शिक्षक शिक्षा अनुभाग। विभाग 5 का नाम है शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन अनुभाग।
विभाग 6 का नाम है शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुभाग। विभाग 7 का नाम है शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा अनुभाग। विभाग 8 का नाम है अनौपचारिक एवं वंचित वर्ग शिक्षा अनुभाग। विभाग 9 का नाम है शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन। इसमें जो कौन-कौन सी परीक्षा होती है वो देखते हैं। ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा, एससी-एसटी प्रतिभावान बालिकाओं को छात्रवृत्ति की परीक्षा, राज्य प्रतिभावान खोज परीक्षा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा जो यूपीएस स्तर पर होती है। अगला क्वेश्चन है निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को समझाइए। इसमें 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को न तो विद्यालय आने से रोका जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा तथा बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब बालक की जब तक प्राथमिक परीक्षा पूरी नहीं होती है तब तक वो न तो विद्यालय से निकाला जाएगा और नहीं जैसे वो बीच में गैप करता है फिर आता है तो उसे विद्यालय आने से रोका भी नहीं जाएगा। वो कंटिन्यूटी बना के रख सकता है। हम विद्यालय में हमेशा उसका स्वागत रहेगा। तीसरा है आयु अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। चौथा है प्रत्येक बालक का प्रवेश उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक बालक यानी कि जहाँ पे विद्यालय है उसका जो एरिया है वहाँ तक के जितने भी बालक छोटे बालक हैं उसका प्रवेश, उसकी उपस्थिति और उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित किया जाएगा। कोई भी स्कूल प्रवेश के लिए फीस व प्रवेश परीक्षा नहीं लेगा। कोई भी जो स्कूल प्रवेश लेता है बालक उससे न तो कोई फीस मांगी जाएगी और नई परीक्षा की कोई फीस मांगी जाएगी, नई प्रवेश की कोई फीस लेगा। किसी भी बालक को मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाए। जो भी बालक विद्यालय पढ़ने आता है उसको मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल परेशान नहीं किया जाएगा और उससे प्यार से और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए उसकी पढ़ाई की जाएगी। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य गतिविधियां बताइए। उत्तर है शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, विज्ञान गणित किट, क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस। दूसरा पॉइंट है शिक्षक प्रशिक्षण, तीसरा है शिक्षक अनुदान, चौथा है विद्यालय सुविधा अनुदान राशि, पांचवा है ब्रिज कोर्स जिसे किसी का कुछ छूट गया हो तो वो ब्रिज कोर्स कर सकता है, छठा पॉइंट है निर्माण कार्य, सातवां है CALP कल्प यानी कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम और आठवां है शोध कार्य। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली यूनिट के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।